नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एसबीआई का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। और उसे चेक करने के लिए हम एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स, उसके रिस्क फैक्टर और उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स को लेकर कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद एक निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम इस एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करते हैं। अब टॉप 100 कंपनियों में निवेश करने के कारण ही जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी हद तक सेफ माने जाते हैं। अब हम एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें, तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 57.6% का रिटर्न्स, 3 साल में 22.8% का रिटर्न्स, 5 साल में 15.1% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 17.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हैं वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने की तुलना में एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो इस केस में हमेशा एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड्स को बीट किया हुआ है। तो इस पास्ट रिटर्न्स के केस में एसबीआई का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड पास हो जाता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर रिस्क फैक्टर को चेक करें, तो इस एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 21 है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी हाई है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक वॉलेटाइल फैक्टर है। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल और म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें, तब कम से कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनें, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर बीटा वैल्यू की बात करें तो वो है 0.96, जो कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि बीटा वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जितना कम बीटा वैल्यू होगा उतना ही प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स आपको मिलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि दो म्यूचुअल फंड है ए और बी, और दोनों जो म्यूचुअल फंड है वो 10% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को देते हैं। पर जो ए का बीटा वैल्यू है वो 0.96 है और जो बी का बीटा वैल्यू है वो 0.3 है। तो इस केस में जो बी म्यूचुअल फंड है वो हर साल उसकी 10% की रिटर्न्स देने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना कम बीटा वैल्यू होगा उतना ही प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स वो म्यूचुअल फंड देगा, ऐसा सभी इन्वेस्टरों का और फाइनेंशियल एडवाइजरों का मानना है। अब हम इस एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की अगर शार्पन रेशियो की बात करें तो वो 0.77 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा। तो जितना ज़्यादा अब हम एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के अगर शार्पन रेशियो की बात करें तो वो है 0.77, जो अपनी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा है। जितना ज़्यादा शार्पन रेशियो होगा उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा, क्योंकि शार्पन रेशियो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो म्यूचुअल फंड हमारे इंटरेस्ट को जनरेट के लिए जितना रिस्क लेता है उसकी तुलना में हमें उतना इंटरेस्ट ला के देता भी है। तो इस केस में शार्पन रेशियो 0.77 है, जो अपनी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। तो इस केस में शार्पन रेशियो अच्छा होने के कारण ये म्यूचुअल फंड को अच्छा माना जाएगा। इस एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड अच्छे खासे जनरेट रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली मैनेज करता है। ये जो रिस्क लेता है वो थोड़ा ज़्यादा है, पर कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न्स ये प्रोवाइड करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें, तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.97 है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम से कुछ फीस चार्ज करती है और उसे ही वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 500 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो।
अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी पास रिटर्न्स और रेटिंग्स देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये जो पास रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। नंबर 3, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड ने अगर अच्छे दिनों में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में अगर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो आप बेझिझक होकर उस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 4, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे जाकर ज़रूर देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना कितना फ़ायदेमंद है। अब इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या एसबीआई का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं। मेरे हिसाब से माने तो एसबीआई को ब्लू चिप म्यूचुअल फंड को अगर आप रेटिंग्स देना चाहो 1 से 5 के बीच में तो वो 3 यानी कि मिडल रेंज में आएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।